गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड में जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे म्यूलर ब्रेसलियू प्रिंसिपल की। तो इसके अंदर हमने बात की थी कि किस तरीके से काम आता है। ये काम आता है फाइंड आउट द शेप ऑफ ILD। इसके जरिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम किसी भी स्ट्रेस फंक्शन की ILD की शेप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम था। इस तरीके से हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम था जो तीनों कोण दोनों एंड से क्या था, फिक्स था, A और B, और बीच में एक पॉइंट था C जो यहाँ से यहाँ तक की A से C तक की डिस्टेंस A और C से B तक की डिस्टेंस थी मेरी B। तो हमने रिएक्शंस के लिए लास्ट टाइम बात कर ली थी कि हम RA और RB की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम शियर फोर्स एट C पर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से हम शियर फोर्स के लिए इसका ILD बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ILD फॉर शियर फोर्स एट पॉइंट C। ILD देखेंगे कि C पॉइंट पर शियर फोर्स की किस तरीके से ILD ड्रॉ होती है इस प्रिंसिपल के थ्रू। तो देखिए हमें क्या करना है, म्यूलर साहब क्या कहते हैं, म्यूलर साहब कहते हैं इनकी स्टेटमेंट क्या था प्रिंसिपल का, उसको याद करते हैं। इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये था कि आपको अगर किसी भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए ILD ड्रॉ करना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उस स्ट्रेस फंक्शन को ही हटा दीजिए। यहाँ पर तीन चीजें होंगी, एक तो मूवमेंट होगा, एक एक्सियल फोर्स होगा और एक होगा हमारा क्या, शियर फोर्स। इस तरीके से तीन स्ट्रेस फंक्शन होंगे, शियर फोर्स का, एक्सियल फोर्स का और मूवमेंट का। हमें किसके लिए निकालना है, शियर फोर्स के लिए। तो म्यूलर साहब कहते हैं कि जो स्ट्रेस फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है उसको हटा दो, उसको हटा दें तो ये A हो जाएगा और ये बीम हो जाएगा B। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, ठीक है, दोनों पॉइंट बना लिए। अगर हम इस स्ट्रेस फंक्शन को हटाते हैं यहाँ से तो हमें यहाँ बीच में कैसा सपोर्ट मिल जाएगा, इंटरनल रोलर सपोर्ट मिल जाएगा। अब जो शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन होता है, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन जो होता है, ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डाउनवर्ड होता है और राइट हैंड साइड हमेशा अपवर्ड होता है। ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है जो आपको शियर फोर्स के लिए याद रखना है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, राइट हैंड साइड होगा वो अपवर्ड होगा। तो मतलब इस साइड तो ये बीम जाएगा नीचे की तरफ, इस साइड ये बीम जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसका जो ILD बनेगा, इसका जो ILD बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो ILD बनेगा कुछ इस तरीके से। कैसे, यहां पर बना देता हूं मैं, यहां पर ये ले लेता हूं मैं, एक पॉइंट A है, यहां पर एक पॉइंट B है। मैं कह रहा हूं यहां पर जो C पर मैंने ये ब्रेक किया, ये पॉइंट था मेरा C, यहाँ पर ब्रेक करके मैंने स्ट्रेस फंक्शन निकालना था शियर फोर्स का, जो मैंने हटा के क्या लगा दिया, इंटरनल रोलर सपोर्ट लगा दिया। ये जो राइट हैंड वाला पार्ट है ये तो कहाँ जाएगा, ऊपर, और लेफ्ट हैंड वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, नीचे, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो A से B और यहाँ ये हो गया, इसको नाम दे देता हूं मैं C', इसको नाम दे देता हूं C। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है मेरी A और इस पॉइंट से C पॉइंट से B तक की जो डिस्टेंस है ये है B। ठीक है, इस तरीके से ये हमें ILD फॉर शियर फोर्स मिल जाएगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो ILD फॉर शियर फोर्स तो म्यूलर साहब ने दे दिया, लेकिन अगर अभी मान लो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हो किसके, C' के और C के, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। म्यूलर साहब ने क्या कहा था कि स्ट्रेस फंक्शन को हटा दो और उसकी जगह पर क्या दो, एक यूनिट डिफ्लेक्शन दो। क्या दो, एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन, किधर, उसी शेप में, उसी डायरेक्शन में
जिस डायरेक्शन में वो शियर फोर्स, रिएक्शन, बेंडिंग मूवमेंट लग रहे थे। तो म्यूलर साहब क्या कहते हैं? म्यूलर साहब कहते हैं कि when we draw a ILD for any function, first of all we release that stress function and replace it by the unit deflection in the direction of that stress function। जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रेस फंक्शन लग रहा था उसी डायरेक्शन में क्या देना है? यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है या यूनिट डिफ्लेक्शन लग रहा है। मतलब ये ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो इन दोनों का जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो कितना है? 1 है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, ऊपर वाले को क्या? y2 और नीचे वाले को नाम दे देता हूं y1। इसको मैं मान लेता हूं ये है y2 और इसको मैं मान लेता हूं ये है y1। ये है हमारा थीटा और ये है हमारा थीटा। इसको थीटा, दोनों को थीटा नाम दे देते हैं। अब अगर हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है कि किस तरीके से हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे C और C डैश, तो वो देखिए वो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए उसकी भी बात करते हैं। तो मुझे पता है कि हमने क्या दिया था? यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया था। यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमने डेल्टा इक्वल टू रखा था 1, यही रखा था। डेल्टा क्या है? ये टोटल है यहां से लेके यहां तक, मतलब y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। यही है यूनिट डिस्प्लेसमेंट या यूनिट डिफ्लेक्शन जो दिया है, ये टोटल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं यहां से थीटा की कैलकुलेशन करूं ए और बी के लिए, तो यहां से जो थीटा होगा वो थीटा होगा हमारा y1 अपॉन ए, और दूसरे ट्रायंगल के लिए अगर थीटा देखूं इसके लिए पॉजिटिव वाले के लिए, तो ये होगा y2 अपॉन बी। कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा। ये जो एंगल हो रहा है थीटा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो थीटा यहां से y1 अपॉन ए और ये होगा y2 अपॉन बी। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को इक्वल रख के इक्वेशन निकाल लूं। देखिए इक्वल रख के इक्वेशन निकालते हैं। इक्वल किस तरीके से रखना है कि y1 अपॉन ए इज इक्वल टू y2 अपॉन बी। तो यहां से जो y1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? y2 a अपॉन b। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। क्या आ जाएगी? y2 a अपॉन b। इस वैल्यू को उठा के मैं कहां पुट कर दूं? यहां पुट कर दूं टोटल इक्वेशन में, क्योंकि y1 प्लस y2 बराबर मेरा कितना है? 1 है। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं इसको। तो देखिए अगर मैं इसको यहां पर पुट करूं तो y1 प्लस y2 बराबर कितना है मेरा? 1। y1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? y2a अपॉन b प्लस y2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे जो y2 की वैल्यू मिलेगी, कैसे? मैं अगर y2 को कॉमन ले लूं तो यहां हो जाएगा a प्लस बी बाई b इज इक्वल टू 1। a प्लस बी किसके इक्वल है? जो हमने बीम बनाया था a प्लस बी टोटल l था। तो यहां से मुझे जो y2 मिलेगा वो मुझे मिलेगा b बाई l। कितना मिलेगा? b बाई l। मतलब ये जो y2 पॉइंट है C2, यहां तक जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है हमारे पास b बाई l। पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन नहीं, हमें केवल वैल्यू पुट करनी है, देखना है कितना है सही है b बाई l। यही हमने जब इससे पहले हमने शियर फोर्स के लिए जो ILD ड्रॉ किए थे और जो फाइंड आउट किया था शियर फोर्स, उसमें जो हम ILD की शेप रख के और रिएक्शन निकालते थे उसमें भी हमें b बाई l ही मिलता था। अब अगर हम ये वैल्यू यहां पर रख दें y2 की जगह b बाई l, तो क्या होगा? b से b क्रॉस आउट हो जाएगा और y1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a बाई l। क्या मिलेगी? a बाई l। मतलब यहां पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी y1 डिफ्लेक्शन की या इस पॉइंट पर, वो मुझे मिलेगी a बाई l। तो इस तरीके से शियर फोर्स के लिए जो म्यूलर साहब हैं वो क्या देते हैं? वो केवल और केवल शेप बताते हैं, ना कि उसकी क्वांटिटी बताते हैं कि क्या क्वांटिटी रहेगी। केवल क्या बताते हैं? उसकी शेप बताते हैं। और ये सारी किस तरीके की है? लीनियर है। लीनियर नहीं शो हो रहा है, लीनियर है ना सारी।
तो ये जो कर्व आता है ये कैसा आता है, जो डायग्राम मिलता है आईएलडी डायग्राम शियर फोर्स के लिए, वो कैसा होता है, वो लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर, लीनियर शो होता है। और ये आईएलडी डायग्राम है किसका, शियर फोर्स के लिए। अब हम बात करें अगर बेंडिंग मोमेंट की, देखिए बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें, ये तो था शियर फोर्स के लिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट के लिए किस तरह करेंगे। अगर हमें बेंडिंग मोमेंट के लिए करना है तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें वापस से एक बार बीम ड्रॉ कर देता हूं मैं। यहाँ पर ये ए था, ये बी है, यहाँ पर पॉइंट था सी। तो इस सी पॉइंट पर जो मूवमेंट लगेगा वो कैसा लगेगा, अपवर्ड लगेगा। रोटेशन देना पड़ेगा सी पॉइंट पर, यूनिट रोटेशन। तो यूनिट रोटेशन वो जो गिवन होगा सी पॉइंट पर, एक तो इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन पे होगा। ट्विस्ट ऊपर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेंगे इसको, तो रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो इस सी पॉइंट कहाँ चलाया जाएगा, अप, और इधर से भी अप। अगर दोनों साइड से ये अप हो जाएगा तो हमें जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, टोटल y मिलेगा। 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट या यूनिट डिफ्लेक्शन देना है, तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, वो देखिए। ये पॉइंट है ए, यहाँ पर ये पॉइंट है बी, इस तरह की कुछ शेप मिलेगी, इस तरीके की। और इसको मैं लिख देता हूं, ये बीच में मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डिफ्लेक्शन है टोटल y का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को पता था कि यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट पर ये सी पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, b है, ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं थीटा, और इसको भी नाम देता हूं थीटा। और ये जो डिस्टेंस है ये है y, ठीक है। एक मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा 1, इनको हम कह देते हैं थीटा 1 और थीटा 2। ये थीटा 1 और ये थीटा 2, तो यहाँ पर भी थीटा 1 और ये हो जाएगा थीटा 2। और इसको अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये एंगल भी मुझे क्या मिलेगा, ये भी मुझे मिलेगा थीटा 1। तो टोटल जो मेरा यूनिट रोटेशन दिया है वो किस तरीके से शो होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 1, कुछ इस तरीके से होगा। यूनिट डिस्प्लेसमेंट या यूनिट डिफ्लेक्शन देना था। अब मैं अगर थीटा की कैलकुलेशन करूं दोनों के लिए, तो देखिए क्या आएगा। अगर मैं यहां से थीटा 1 निकालूं तो थीटा 1 मेरा आएगा y बाई ए, और अगर थीटा 2 निकालूं तो ये मेरे पास आएगा y बाई बी। इस तरीके से आएगा y बाई ए और y बाई बी। अब मुझे पता है टोटल जो रोटेशन दिया है हमने यूनिट रोटेशन, वो कितना है, 1 है। यूनिट रोटेशन दिया है तो दोनों को रख देते हैं, तो दोनों को रखेंगे तो y बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से अगर हम कॉमन ले लें y को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू 1। a प्लस बी, ये a प्लस बी मतलब ये टोटल, टोटल कितना है l, तो हम यहाँ पर रख के क्या रख देंगे, l रख देंगे, तो हो जाएगा y l अपॉन ए बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी, मतलब टोटल जो ये इस पॉइंट की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ए बी बाई एल। और ये कैसा आता है, अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव। मतलब ये जो सी पर मुझे शियर फोर्स मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, वो मुझे क्या मिलेगा, ए बी बाई एल। ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मुझे क्या मिलेगी, ए बी बाई एल। म्यूलर साहब हमें क्या देते हैं, म्यूलर साहब केवल हमें शेप प्रोवाइड करवाते हैं। म्यूलर साहब हमें केवल क्या देते हैं, आईएलडी की शेप देते हैं। ये आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट। ये अगर किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम आईएलडी ड्रॉ करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसके दोनों तरफ रोटेशन, यूनिट रोटेशन लगा देंगे। बीम कैसे ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगी, ट्रायंगुलर की फॉर्म में एक आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट हमें मिल जाएगा।
इसके बाद हम इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि डिटरमिनेट बीम के लिए हमेशा जो कॉम्बिनेशन होता है आईएलडी वेरिएशन का वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जितनी भी आईएलडी बनती है डिटरमिनेट बीम के लिए वो कैसी मिलती हैं, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलती हैं। तो हम इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं ये चीजें कौन सी, क्या कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो ऑल द डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हैव स्ट्रेट लाइन आईएलडी, ऑल दी determinate structures have straight line ILD। हमेशा उनकी जो ILD है वो कैसी मिलती है, ILD वेरिएशन। All the determinate structures have straight line ILD variation। जितने भी determinate structures हैं उनका जो ILD वेरिएशन है वो कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। दूसरी चीज, जो हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है VA है, VB है, वर्टिकल रिएक्शन है VA और VB, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है और शियर फोर्स है, और शियर फोर्स एट पॉइंट C है, ये हमें कैसे मिलते हैं, ये हमें सारे डायमेंशनलेस ऑर्डिनेट्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ये चारों हमें, ये चारों जो हमें मिलते हैं ये डायमेंशनलेस, कैसे मिलते हैं, डायमेंशनलेस ऑर्डिनेट्स होते हैं। लेकिन जो बेंडिंग मोमेंट का मिल रहा है, लेकिन जो हमें बेंडिंग मोमेंट का मिलता है आईएलडी, उसका जो ऑर्डिनेट होता है उस ऑर्डिनेट को हम डिनोट करते हैं किसमें, मीटर में, किसमें, मीटर में, या हम इसको कह सकते हैं किसमें, लेंथ में। तो ये था हमारा आईएलडी फॉर एप्लीकेशन ऑफ म्यूलर-ब्रेस्नेव प्रिंसिपल। और हमने क्या ड्रॉ की है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये हमें क्या देता है, क्वालिटेटिव, मतलब सिर्फ शेप देता है किसकी, किसी भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए उसकी आईएलडी की शेप देता है। और जितने भी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हैं उनकी आईएलडी वेरिएशन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। जो भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और शियर फोर्स है वो डायमेंशनलेस ऑर्डिनेट्स देते हैं, जबकि जो बेंडिंग मोमेंट है वो किसमें देता है, मीटर में, या उसको हम बोल सकते हैं लेंथ में। आई होप यहाँ तक आप लोगों की क्लियर होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इनडिटरमिनेट बीम्स के लिए देखेंगे। थैंक यू सो मच।